हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में और मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ और हिंदी साहित्य में हमारी इकाई 3 चल रही है जिसमें हमने काफी सिलेबस कवर अप कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा थोड़ा बहुत सिलेबस रहता है अब हम उसे थोड़ा सा कवर कर लेते हैं एंड देन आपको पता है कि हम फिर एमसीक्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपकी जो इकाई 3 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर हम जो है बाकी इकाइयां अपनी करेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, अभी शुरू नहीं किया है, तो अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। आप लोग जो है अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कल आप लोगों को एडवाइस भी किया था कि आप लोग जो है सभी के सभी जो है प्रिपरेशन में लग जाओ, अपना एक टाइम जो है शेड्यूल तैयार करो, एक टाइम टेबल रेडी करो एंड देन उसके ऊपर काम करना जो है शुरू कर दो। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं बनाया है वो बना लीजिए और अपनी प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरीके से शुरू कर लीजिए। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे चैनल्स को जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें जो है यहाँ पर और भी जितनी क्लासेस होती रहेगी वो मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, तो आपको कहीं पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका सिलेबस जो है वो धीरे धीरे करके कवर अप हो रहा है और हमारी इकाई जो है उसका सिर्फ एक ही अब टॉपिक रह गया है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस कर लेते कि आज हम जो है किस टॉपिक में जो है बात करेंगे। तो आप लोग देखिए, साहित्य शास्त्र हमारा चल रहा है हिंदी में और साहित्य शास्त्र में आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रतीक। तो आज हम जो है प्रतीक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि प्रतीक जो है वो क्या है। वैसे तो अगर नॉर्मल हम लोग बात करें तो प्रतीक आप लोगों को पता है, हम लोग काव्य पढ़ते हो, हिंदी के स्टूडेंट्स हो तो प्रतीक आपको पता है। लेकिन आज हम जो है थोड़े अच्छी तरीके से जो है प्रतीक के बारे में जानेंगे कि हम जो है प्रतीक किसे कहते हैं और प्रतीक होता क्या है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो इकाई है वो 3 चल रही है और भाग जो है आज का हमारा 27वां भाग चल रहा है। ठीक है, और डेली क्लास मेरी इसी टाइम पर होती है 12 बजे, तो आप लोग सभी के सभी 12 बजे क्लास ज्वाइन करने आ जाया करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो चैनल में न्यू आए हैं, जो जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की है, उन लोगों के लिए बता दूं, उन स्टूडेंट्स के लिए कि ये हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप है और ये इंस्टा अकाउंट है। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए और जो है इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए ताकि आप लोगों को जितनी भी यूजीसी की इंफॉर्मेशन है, देखो यूजीसी जो है अपनी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन डालता है, बट हम रोज रूटीन में चेक नहीं करते उस चीज को, है ना। हम सोचते हैं कि हम कैसे रोज रोज चेक करें, अभी तो कल ही तो चेक किया था, परसों चेक किया, तो कोई चीज छूट ना जाए, उस चीज के लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप इस चीज को ज्वाइन करो ताकि क्या होगा कि आप जो है जब जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर अपडेट होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन वहां आएगी वो आपको तुरंत यहाँ पर मिल जाएगी। उसी टाइम यहाँ पर जो है हमारे जो फिलर फॉर्म है वो अपनी वेबसाइट्स में डाल देते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया तो आप लोगों ने देखा होगा कि अब हमने नोट्स वगैरह जो है वो अपडेट कर दिए हैं, सारा कुछ डाल दिया है, तो आप लोग जो है वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सभी के सभी जो है, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही थी अब नहीं आएगी, अब आपको कंटिन्यू जो है स्टडी करनी है तो वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास की भी बात कर रहे थे, काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे फर्स्ट क्लास नहीं लग रही है, तो फर्स्ट क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। सो आप जो है कंटिन्यू अब हो जाइए। तो जो भी ब्रेक था, जो पीछे की रिवीजन आप लोगों ने कर ली है, अब आप आगे चलिए और अपना जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है पेपर 1 और पेपर 2 होता है और इस चीज के बारे में मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। तो इसकी क्लास जो है अभी 2 क्लासेस तो नहीं लग रही है शायद, तो एक ही क्लास लग रही, तो आप लोग जो है 11 बजे वाली जो क्लास है वो लगा सकते हैं। तो 9 बजे की जो करंट जीके है वो लगेगी और 11 बजे वाली जो फर्स्ट पेपर की क्लास होती है वो लगेगी, जिसमें आपकी 10 यूनिट्स जो है वो कवर अप करवाई जाएगी। ठीक है, और मेरी क्लास कितने बजे होती है? 12 बजे। तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं 12 बजे करेक्ट टाइम पर आएंगे और क्लास को ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं।
चलिए आगे चलते हैं। यस, एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पर आप फिलर फॉर्म सर्च कीजिए। फिलर फॉर्म सर्च करेंगे तो वहां पर एक एप्लीकेशन ओपन होगी, उसे आप ओपन करना, उसमें एग्जाम 1, पेपर 1 और पेपर 2 का ऑप्शन आएगा आपके पास, और वहां पर आपको फ्री नोट्स जो है वो भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी। लाइव क्लासेस तो हमारी चल ही रही है ना, तो मेरी क्लास की तो चल रही है, बट वहां पर जो है करंट जीके और उसकी क्लास भी आपको मिल जाएगी, क्या कहते हैं, फर्स्ट पेपर की, तो सो आप वो भी अटेंड कीजिए। और साथ ही साथ अगर देखें हम तो 5000 एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एमसीक्यू की तो मैंने स्ट्रिक्टली आप लोगों को कहा है कि आप लोग एमसीक्यू तो करो डेली। अगर देखो संडे का ऑफ रहता है तो आपको यही गाइड करूंगी कि अगर संडे का ऑफ रहता है तो आप संडे के दिन एमसीक्यूज कर लो कि हाँ हम लोगों ने जो है इतने एमसीक्यू करने हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, पर कम से कम आप जितना कर सकते हो उतना तो करोगे, है ना। तो वन आवर आप यहाँ पर देते हो हिंदी की क्लास के लिए, तो संडे के दिन ऑफ रहता है तो आप संडे के दिन ऐसा कर सकते हैं कि आप संडे के दिन जो है 1 आवर एमसीक्यूज के लिए दे दो, ठीक है। तो वो टाइम शेड्यूल है वो खराब भी नहीं होगा, और टाइम शेड्यूल 12 बजे के टाइम पर आप लोग एमसीक्यूज जो है वो एप्लीकेशन से कर लेंगे। आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लो कि आपने 6 डेज क्लास लगाई और 6 डेज क्लास में से आपकी कोई क्लास मिस हो गई, मतलब मेरी जो क्लास है उनमें से कोई क्लास आपकी मिस हो गई, आपने नहीं वो अटेंड कर पाए, आपको कहीं जाना पड़ गया या कुछ भी है, तो आप क्या करेंगे, संडे के दिन उसे कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अब काफी टाइम तक बचाकर रखोगे, लॉन्ग टाइम पीरियड तक बचा के रखोगे तो फिर नहीं वो कवर अप हो पाएगा, फिर वो छूट ही जाएगा, ठीक है। सो बेटर ये होगा कि जैसे 6 डेज है और उसमें आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो आप उसे संडे में कवर अप कर लेंगे। संडे को आप वो वाली जो क्लास होगी उसकी वीडियो जो है यूट्यूब में देख लेंगे, तो वहां पर आपका जो है सिलेबस वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसा होगा कि हाँ मेरा इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और इसमें से मैम ने जो एमसीक्यूज बोले वो भी कवर अप हो चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। उसी तरीके से जो हमारा जब सेकेंड पार्ट करवाया जाएगा, मतलब सेकेंड वीक में जो चलेगा उसका जो भी होगा, फिर उसका तो पूरा मंथ जब हमारा यूनिट जो है वो जब फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी तो एमसीक्यूज आपको सारे आते होंगे, क्योंकि आपने सारी वीडियोस जो है उसमें सारी क्लासेस जो है हमारी वो अटेंड की होगी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ चीजें हैं जिनको फॉलो अप करना चाहिए, ठीक है। इन चीजों को फॉलो अप करोगे तो जरूर डेफिनेटली आप लोग यूजीसी जो नेट का एग्जाम है वो क्रैक कर लोगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं और जो मैं बता रही हूँ वो सुन रहे हैं अच्छी तरीके से, तो डेफिनेटली उनका क्रैक होने वाला है, ठीक है। तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए फिर, ठीक है। तो अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है इसमें जो भी आपको कुछ मिल रहा है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपसे 1 रुपए भी पेड नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बाकी स्टूडेंट्स को पता है, जो नए हैं उन लोगों के लिए है। अब जैसे कि बात करते हैं हम सिलेबस की, तो हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या है, तो सिलेबस की बात करें तो इकाई जो 3 है, हमारी इकाई 3 चल रही है और इकाई 3 में हम लोग साहित्य शास्त्र जो है वो कर रहे हैं। साहित्य शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो साहित्य शास्त्र में हमने बहुत कुछ किया। भारतीय काव्य शास्त्र जो है वो हमने कंप्लीट किया, ये भारतीय काव्य शास्त्र है पूरा, जिसमें हमने काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन किया। फिर हमने अलग अलग संप्रदाय किए, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, ठीक है। रस निष्पत्ति किया, साधारणीकरण किया, शब्द शक्ति किया, काव्य गुण किया, काव्य दोष किया। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम शब्द शक्ति के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, या शब्द शक्ति जो है उसका भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा पार्ट आएगा। तो आप इस क्लास के साथ शब्द शक्ति वाला जो है क्लास वो भी अटेंड कर लेंगे, जिन्होंने नहीं किए उनके लिए, जिन्होंने की है अच्छे से उनको तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आ जाता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में मैंने आपको प्लेटो का काव्य सिद्धांत करवाया था, फिर मैंने अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत कराया और विरेचन सिद्धांत कराया, जिसके अंदर ही त्रासदी विरेचन भी आ गया था। फिर मैंने आपको वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत कराया, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत किया। तो पीछे हमने कल्पना के बारे में जब पढ़ा था तो हमें पता चला कि भाई कॉलरिज ने भी कल्पना का सिद्धांत दिया था, ये सब पढ़ा हमने। फिर जब हमने फैंटेसी का सिद्धांत पढ़ा तो हमें पता चला कॉलरिज ने तो फैंटेसी के बारे में भी बहुत कुछ पहले ही बताया था। तो ये सब चीजें जो है
एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप इनको रिलेट करके चलोगे, अगर आप इनको जोड़कर चलोगे एक दूसरे के साथ, तो आपको याद रहेगा और आपको भूलेगा भी नहीं। ठीक है, तो हमेशा किसी ना किसी चीज को किसी के साथ कनेक्ट करके चलना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो स्किप होगा ही होगा डेफिनेटली। अब क्या है यहाँ पर, टीएस इलियट की बात करें तो टीएस इलियट का कौन सा सिद्धांत था, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा का सिद्धांत। मैं ये बार बार रिपीट आपको क्यों कर रही हूँ, सिलेबस आपको बार बार क्यों दिखाती हूँ, बार बार क्यों बताती हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस किस टाइप के आ जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत जो है वो किसका है, उसके प्रवक्ता कौन है। ठीक है, तो आपको बस इतना सा क्वेश्चन आएगा और आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि यार पाश्चात्य में तो मैम ने बहुत सारे करवाए थे, लेकिन कौन सा वाला है, अब किसको बोले, कोई बोलेगा कॉलरिज है, कोई कहेगा वर्ड्सवर्थ है, कोई कहेगा अरस्तू है, कोई कहेगा कुछ। तो ये बार बार रिपीटिशन का मतलब क्या है, रिपीटिशन का मतलब ये है कि बार बार जब आपके कानों में जाएगा वो चीज, आपका माइंड जो है उसको सेट कर लेगा, आपका माइंड उस चीज को कैच कर लेगा, सेट कर लेगा। तो जब आप क्वेश्चन में बैठोगे तो 4 ऑप्शन जब आपके सामने रहेंगे और क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है उसके प्रवक्ता कौन है, जब आपके सामने क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन दिए होंगे अरस्तू, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ या जो है टीएस इलियट जो है दे रखा होगा, तो आपको नहीं भी आता होगा ना, तो भी आपका माइंड आपको स्ट्रक करेगा कि यस, इसका आंसर जो है टीएस इलियट हो सकता है। आपको बार बार उसी तरफ लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये चीज सेट है कि निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है वो इलियट ने दिया है, ये चीज सेट है आपके माइंड में। तो जब ये चीज सेट होगी तो क्या होगा, आपको बार बार उधर को ही वो पुश करेगा कि यही उसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज की वजह से भी आपको जो है मैं सिलेबस जो है वो दोबारा एक बार रिवाइज करवाती रहती हूँ, ताकि आपको जो सिद्धांत है उनके साथ साथ उनके जो प्रवक्तक है वो भी याद हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से परंपरा का सिद्धांत, परंपरा की जो अवधारणा है वो भी किसने दी थी, टीएस इलियट ने दी थी। फिर आइए रिचर्ड्स की बात करें तो आइए रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, संप्रेक्षण सिद्धांत, आई थिंक ये वाला तो सबको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से याद है ना। मूल्य सिद्धांत, संप्रेक्षण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत जो है आइए रिचर्ड ने दिया था। फिर मैंने आपको रूसी रूपवाद कहा, तो रूसी रूपवाद जो है, रूप की चर्चा की हमने कि कैसा रूप होना चाहिए काव्य का, उन चीजों की चर्चा की, और रूस में था ये, तो रूस से शुरू हुआ था, इस वजह से रूसी रूपवाद कहा गया। नई समीक्षा की चर्चा की कि नई समीक्षा में तो सारा कुछ ओवरऑल जो है हमने पढ़ा, सब कुछ सभी चीजों के बारे में डिस्कशन हमने नई समीक्षा में किया कि नई समीक्षा आई तो कैसे कैसे हुआ। पुरानी समीक्षा को उन्होंने जो है लेके चले, लेकिन नई समीक्षा में आधुनिकता को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो फिर उसके बाद हमने मिथक के बारे में पढ़ा, फिर फंतासी मतलब फैंटेसी के बारे में पढ़ा कि फैंटेसी कल्पना से भी ऊपर की जो बात होती है, कल्पना से भी ऊपर की जो सोच होती है उसको हम फैंटेसी कहते हैं। जैसे कि हैरी पॉटर्स की मूवीज में, ठीक है, चंद्रकांता जो था सीरियल था, चंद्रकांता सीरियल, उसमें भी जो है फैंटेसी देखने के लिए मिली। तो ये सारी चीजें हमें जो है पढ़ने को मिलती है। फिर बात करते हैं कल्पना की, तो कल्पना के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि कल्पना क्या है। तो कल्पना में हमने ये पढ़ा कि कल्पना जो है किस तरीके की जो कल्पना है, हमारे आसपास की चीजें जो है हम कल्पना करते रहते हैं। वैसे तो 24 आवर्स जो कल्पना है वो हमारी चलती ही रहती है माइंड में, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सृजनात्मक कल्पना अलग होती है और एक दूसरी कल्पना जो है वो अलग होती है। सृजनात्मक में ये बताया कि हम उसको खुद क्रिएट करते हैं, उससे हम अच्छा बुरा सब जो है सब तरीके से जो है कल्पना करके हम उस चीज का आविष्कार कर देते हैं। तो ये सब चीजें भी हमने पढ़ी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रतीक। तो आज हम प्रतीक के बारे में जानेंगे कि प्रतीक क्या है, और बिंब का जो है बिंब के बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो गया, क्योंकि अब हम फिनिशिंग की तरफ ही जा रहे हैं, पूरी तरीके से फिनिश होने वाली है ये यूनिट। तो बात करते हैं साहित्य शास्त्र के प्रतीक की। तो प्रतीक से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, प्रतीक है ना। तो देखिए, हमने इस पूरी साहित्य शास्त्र में जो भी हमने डिस्कशन की, जो भी बात हमने की, वो पूरी की पूरी बात हम किसके ऊपर कर रहे थे, बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि हम किसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ये चीज हमें, ये चर्चा जो हम कर रहे हैं, ये चर्चा हम साहित्य शास्त्र की कर रहे हैं। और साहित्य शास्त्र क्या मतलब, काव्य की
जो है काव्य की चर्चा कर रहे हैं। साहित्य, पूरा जो साहित्य होता है जिसमें हमारे पास गद्य, पद्य, ठीक है, पूरा जो हमारा सारा का सारा ओवरऑल जो है निबंध हो गए, रचनाएं हो गई, जो है कहानियां हो गई, ठीक है, नाटक हो गए, ये सारी चीजें जो है साहित्य के जो भीतर आती है, जिनमें साहित्य हम पढ़ते हैं, साहित्य की चर्चा करते हैं। मेनली काव्य की चर्चा हमने यहाँ पर की, ठीक है। काव्य के बारे में हमने जाना कि काव्य क्या है और काव्य की चीजों की पढ़े। अब यहाँ पर प्रतीक की चर्चा हो रही, तो प्रतीक किसके भीतर है? यहाँ पर काव्य के भीतर है, काव्य में प्रतीक है। अब किसी भी चीज को प्रतीक मानकर अगर हमने किसी भी चीज के लिए बोला, मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा जो है मूर्ख है, ठीक है, बहुत ज्यादा मूर्ख है, तो अब हमने क्या किया, हमने बोल दिया ये तो गधा है। तो अब मैंने उस चीज को बोला भाई ये तो गधा है, तो आपने क्या समझा, उस गधे से ही आपने ये समझ लिया कि वो तो मूर्ख है। गधे से डायरेक्ट आपके ऊपर एक सिग्नल गया ना कि भाई ये गधा बोला है, दैट्स मीन कि गधा तो जो है बिल्कुल मूर्ख होता है। तो उसी तरीके से अगर इसको गधा बोला गया है, इस इंसान को गधा बोला गया, तो ये भी क्या है, मूर्ख है, ठीक है। तो एकदम से ही आपके माइंड में वो स्ट्रक कर गया कि गधा मतलब मूर्ख। उसी तरीके से अगर हम किसी भी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो चीज क्या होती है, एक तरीके का प्रतीक होता है, जो प्रतीक आपको इंडिकेट करता है कि आप इस व्यक्ति के लिए उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो चीज आपको पता है। अब इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रतीक, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, पढ़िए कि कल्पना जो है, कल्पना से बिंब का जन्म होता है। अब जब हम कल्पना करते हैं, किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, मैंने आपको कल्पना पढ़ाया, तो जब हम किसी भी कल्पना, किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक आपके सामने एक इमेज बन रही है, एक इमेज फॉर्म्ड हो रही है। आप जो है खुली आंखों से ही एक बहुत अच्छी इमेजिनेशन जिसे कहते हैं हम, वो आपके सामने क्रिएट हो रही है ना। कि मैंने आपको बोला कि एक टाइगर है और वो टाइगर जो है दौड़ रहा है, और जो है टाइगर दौड़ रहा है, और एक पर्सन है, एक इंसान है, और वो आगे भाग रहा है। तो जब मैं इस चीज ऐसी ऐसी लाइंस आपके सामने लेकर आ रही हूं और ऐसी ऐसी पंक्तियां आपके सामने बोल रही हूं, तो एक इमेज आपके आंखों के सामने क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो वो इमेज क्या है, बिंब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कल्पना से बिंब का जन्म होता है। जब हम कल्पना करते हैं तो हमारे सामने एक इमेज क्रिएट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बिंब। तो वो क्या होता है, बिंब का जन्म उससे होता है। लेकिन बिंब से क्या होता है, उसी बिंब से प्रतीक का अविभाव होता है, मतलब प्रतीक का जन्म होता है उससे। अब बिंब आपके सामने क्रिएट हो गया, एक सीन आपके सामने क्रिएट हो गया। उस सीन में जब आप घुसते ही चले जाते हो, जब उसके अंदर, आप सीन के अंदर ही जा रहे हो, तो आप जब उसके अंदर जाओगे तो आप किसी ना किसी चीज को उसका प्रतीक बनाओगे, ठीक है, कि ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया गधे का, कि मैंने किसी इंसान को लेकर बोला कि यार ये तो गधा है पूरा का पूरा, तो आपको क्या हुआ, आपको इंडिकेशन आई कि गधा मतलब कि ये तो बिल्कुल मूर्ख है, इसका तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं है ना। तो ये क्या चीज है, ये एक प्रतीक है। बिंब में ही उसका प्रतीक जो है, उसका जो है अविभाव जो है वो होता है। अब आगे चलते हैं। जब कल्पना जो है, जब कल्पना मूर्त रूप से लेती है, मूर्त मतलब जो आपके सामने है, मूर्ति के रूप में आपके सामने कोई चीज है, वो मूर्त होती है ना। तो कल्पना क्या है, कल्पना जब आपके सामने है, आप सामने कोई चीजों को देख रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं, प्राकृतिक, आई थिंक इसका सबसे अच्छा एक जो है समझाने का तरीका हो सकता है कि प्रकृति को अगर हम लेकर चले, तो प्रकृति में क्या है कि वो प्रकृति आपके सामने मूर्त रूप में है, आपके सामने है। और तब जो है, तब क्या होता है, बिंबों की सृष्टि होती है। और जब बिंब बार बार प्रयुक्त होने से किसी निश्चित अर्थ में बंध जाता है, तो अब क्या है, एक बिंब की सृष्टि हो गई। मतलब जो आपने एक सीन क्रिएट किया, मूर्त रूप को क्रिएट किया, आप एक इमेजिनेशन क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए आपने बहुत कुछ सोचा कि एक घर होगा, एक गाड़ी होगी, एक जो है गार्डन होगा, एक ऐसा होगा, एक वैसा होगा, ये सारी आपकी इमेजिनेशन है, आप एक बिंब तैयार कर रहे हो। और जब वो बिंबों का प्रयोग आप बार बार कर रहे हो, उसमें आप बार बार उन चीजों का प्रयोग कर रहे हो, और वह किसी निश्चित जो है अर्थ में बंध जाता है, वो निश्चित अर्थ में बंध जाता है। जैसे मैंने बोला गधा, तो गधा क्या है, एक निश्चित अर्थ में बदल गया है।
आपको पता चल गया कि भाई मैंने किसी इंसान के लिए किसी गधे शब्द का प्रयोग किया। दो चीजें आपके दिमाग में स्ट्रक करेगी, एक तो रियल में जो गधा है वो है, लेकिन अगर मैं किसी इंसान को बोल रही तो वो गधा तो नहीं है ना। लेकिन वो इंसान को अगर हम गधा बोल रहे हैं और बार बार उसके लिए उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो गधा एक प्रतीक के रूप में आपके सामने आता है, जिससे एक प्रतीक का जो है निर्माण हो जाता है कि वो गधा इसको बोला जा रहा है क्योंकि वो मूर्ख है। ठीक है, तो मूर्ख जो है वो एक प्रतीक के रूप में आपके सामने आता है, आपको उसका भाव भी समझ आ जाता है और आप जो है उसे गधा बोलकर जो है बताते हो। अब यहां पर क्या है, प्रतीक जो है वो किसी भी सूक्ष्म जो है भाव होता है, एक छोटा सा जो है भाव होता है, विचार होता है, अगोचर तत्व होता है जो साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, एक ऐसा तत्व जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, जो है बिंबों के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और बिंबों के रूप में प्रयोग कर वो एक प्रतीक बन जाता है। ठीक है, प्रतीक का जो है अर्थ क्या है, उस प्रकार से छिपा रहता है। अब प्रतीक क्या है, उसके अंदर छिपा है, किसके अंदर छिपा है, बिंबों के अंदर। ठीक है, अब कैसे छुपा है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल यहां पर जैसे करके एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे तिल में तेल। अब तिल के अंदर तेल जो है वो भरकर जो है तेल जो है भरा रहता है। उसी तरीके से जब हम बिंब की बात कर रहे हैं, जब हम बिंबों का कल्पना में जब हम बिंब की चर्चा करते हैं, बिंब को डिस्कस करते हैं, तो बिंब के अंदर ही प्रतीक भी कहीं छुप कर बैठा हुआ है ना। तो बिंबों के अंदर ही उन प्रतीकों का प्रयोग भी होता है। चलिए, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब और अच्छी तरीके से जान लेंगे हम क्या है ये। प्रतीकों के गुण की चर्चा की गई है कि प्रतीक की जो है विशेषताएं क्या है, गुण क्या है प्रतीक के। तो पहला गुण क्या है कि प्रतीक के अंदर ये गुण होता है कि वो अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम ही प्रतीक है। मतलब कोई चीज जो अप्रस्तुत है, जो हमारे सामने प्रस्तुत तो नहीं है, मतलब अगर हम जो है सही मायने में बोले तो सामने तो वो चीज नहीं है हमारे पास, लेकिन क्या है कि वो चीज क्या हो रही है, प्रस्तुत हमारे सामने, हम उसको प्रस्तुत करें किसके द्वारा, बिंबों के द्वारा। बिंब जब हमारे सामने आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जब वो बार बार आ रहे हैं, हम उनका प्रतिनिधित्व बार बार कर रहे हैं, तो वो हमारे सामने प्रतीक के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, प्रतीक बनकर हमारे सामने यहां पर प्रकट हो रहे हैं। तो क्या होता है कि अप्रस्तुत चीज जिसका हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी चीज जो हमारे सामने नहीं है, पर अगर हम बिंबों के द्वारा उनको बार बार प्रयोग करें, अगर बार बार हम उसको प्रयोग में लाए, उसका बार बार प्रतिनिधित्व करें, तो क्या होता है, वो प्रतीक बन जाता है। ठीक है, उस चीज का प्रतीक बन जाता है। अब यहां पर क्या है, सेकेंड पॉइंट कि संदर्भ के प्रतीक जो है सचिष्ट जो है ईमानदारी है। अब कैसी ईमानदारी है, क्या है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा होगा, जब मैंने आपको वो टॉपिक करवाया था, कौन सा टॉपिक, अभिधा करवाया था मैंने आप लोगों को, और अभिधा हो गया, व्यंजना हो गया, लक्षणा हो गया, करवाया था कि नहीं करवाया था क्लास में, शब्द शक्ति, है ना। तो शब्द शक्ति जो हमने करवाई थी, उस शब्द शक्ति में भी हमने क्या किया था, शब्दों की और बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया था कि शब्द जो है कैसे होने चाहिए, व्यंजना होनी चाहिए, लक्षणा होनी चाहिए, और अभिधा भी होनी चाहिए, जो हम कहे हमें डायरेक्ट समझ में भी आ जानी चाहिए। तो इस तरीके की जो ईमानदारी है वो कवि दिखाता है अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में। कविता में वो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करता है कि हमें ऐसा तो नहीं, हमें साफ साफ जो है प्रतीक तो नजर नहीं आता, लेकिन प्रतीक की जगह हमें बिंब जरूर नजर आता है, हमें उसमें बिंब नजर आता है, एक इमेजिनेशन, एक कल्पना नजर आती है, और बिंबों के अंदर ही जो है प्रतीक कहीं ना कहीं छुपा बैठा होता है। तो उस तरीके से जो कवि होता है वो बड़ी ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से जो है प्रतीकों का प्रयोग कर कर हमारे सामने रचनाओं के द्वारा जो है प्रस्तुत करता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है थर्ड पॉइंट कि प्रतीक जो होता है वो मन में भावनाओं को जागृत करता है। अब जो मन की भावनाएं हैं वो सारी की सारी कौन जागृत करता है, प्रतीक जागृत करता है। अब जो भावनाएं, अब कवि जो है वो किसी संरचना कर रहा है, किसी कविता की संरचना कर रहा है, तो उसके मन में जो है काफी सारे भाव हैं। अब वो उन भावों को प्रकट करने के लिए बिंबों का प्रयोग कर रहा है, और उन बिंबों में वो प्रतीकों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, समझ आया, पहले कल्पना में बिंबों का प्रयोग और बिंबों में प्रतीकों का प्रयोग कर रहा है। फिर बात करते हैं प्रतीकों की। तो प्रतीकों पर युग,
प्रतीक पर युग जो हो गए, देश हो गए, मान्यताएं, वह संस्कृति की जो छत्र है वो रहती ही है। तो प्रतीक की बात करें तो प्रतीक कहीं से भी हो सकता है, किसी युग से भी हो सकता है, देश से भी हो सकता है, मान्यताएं से, संस्कृति से रिलेटेड हो सकता है, तो किसी भी चीज का प्रतीक हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि प्रतीक जो है वो संपूर्ण अर्थ प्रकट नहीं किया जा सकता। अगर प्रतीक की बात करें तो वो पूरी तरीके से अर्थ प्रकट नहीं करता, वो उसने हमें अर्थ नहीं बताया। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया कि जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया गधे का, तो उससे आपको क्या उसका अर्थ प्रकट हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जब मैं इंसान की तरफ गधे का तरफ जो है इंसान की तरफ जब इंडिकेशन कर रही हूँ और वो बता रही हूँ कि ये जो है बिल्कुल गधा है, तो आप जो है समझ जा रहे हैं कि गधा तो जो है मूर्ख होता है और इसको मूर्ख ही कहा जा रहा है कि ये तो बिल्कुल मूर्ख है। तो इस तरीके से जो है अर्थ प्रकट तो नहीं होता है, लेकिन अगर हमें उस शब्द का मीनिंग पता हो तो जरूर हम जो है उसके अर्थ तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो कवि है, कवियों द्वारा प्रयुक्त होते हैं प्रतीक, वो शुरू में व्यक्तिगत होते हैं। जब कवि किसी शब्द का प्रयोग करता है, किसी प्रतीक का प्रयोग करता है, तो वो कैसे होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं, जो उसके जीवन से रिलेटेड होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। पर धीरे धीरे क्या होते हैं? धीरे धीरे वो रूढ़ हो जाते हैं। अब रूढ़ का मतलब क्या है? रूढ़ का मतलब क्या है? मैंने आप लोगों को रूढ़ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? पहले तो ये बताइए। तो मैंने आप लोगों को रूढ़ पढ़ाया है कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, है ना? तो रूढ़ शब्दों की हमने जब चर्चा की थी, है ना, तो रूढ़ में मैंने क्या बताया था कि रूढ़ ऐसे शब्द जो बिल्कुल निश्चित शब्द है, जिनको अब बदला नहीं जा सकता, जो निश्चित रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं बोलूं जल, तो आपको पता है भाई जल है, ठीक है, या किसी और शब्द का प्रयोग करूं जो सिर्फ उसी के लिए प्रयुक्त होता है और किसी चीज के लिए प्रयुक्त नहीं होता। और अगर मैं कहीं भी कविता में, काव्य में कहीं भी वो शब्द का प्रयोग करूं तो उसका मतलब, उसका अर्थ वही होगा डायरेक्ट। तो कवि में पहले वो व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग करता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो रूढ़ शब्दों का प्रयोग करने लगा, जिससे क्या है सीधा हम उसके अर्थ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको जब हम इनकी आगे चर्चा करेंगे, तो तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रतीक जो है वो कला जगत के जो है सूक्ष्म सौंदर्य को भी जो है व्यक्त करता है। तो छोटे छोटे कला जो है वो हर चीज को व्यक्त कर देता है। जब कला की बात करें तो कला में तो पूरा का पूरा है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कवि तो कहीं भी पहुंच सकता है ना। तो उसी तरीके से जो कला है वो जगत के सूक्ष्म सौंदर्य, एक छोटा सा सौंदर्य है, लेकिन वो इस तरीके से व्यक्त किया जाता है, प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है कि वो हमें बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। और काव्य जो है वो और भी सुंदर लगने लग जाता है जब उसमें प्रतीकों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी तो रही क्या, प्रतीकों की विशेषता। तो आई होप आपको प्रतीकों की विशेषता जो है समझ। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है प्रश्न जो बनकर आते हैं वो इसी में से आते हैं। प्रतीक हो गया, बिंब हो गया, बिंब और प्रतीक में से सबसे ज्यादा प्रश्न बनकर आते हैं। तो ये दो टॉपिक तो दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से करना, ताकि जो है इनमें से कोई भी प्रश्न बने तो आप उसे छोड़कर ना आए, आप डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, और बिल्कुल वो करेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो बिंबों की चर्चा तो हम अगली क्लास में करेंगे और वो भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगी ताकि कोई भी पार्ट आपका छूटे ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम प्रतीकों के भेद। तो प्रतीकों के भेद की बात करते हैं, उनके प्रकार की बात करते हैं कि उसमें क्या बताया है। तो सबसे पहले तो इनके 8 प्रकार बता दिए। कौन कौन से प्रकार बताए हैं? तो देखिए, परंपरागत प्रतीक, ठीक है, दूसरा है परंपरा मुक्त जो है प्रतीक, और है व्यक्तित्व जो प्रतीक है वो, भावाश्रित जो है प्रतीक है, फिर उसके बाद है व्याख्यात्मक प्रतीक, भावोत्प्रेरक जो है प्रतीक, फिर है विचारों उत्पादक जो है प्रतीक, और दार्शनिक प्रतीक। तो इस प्रकार जो है 8 प्रतीकों का वर्णन जो है वो प्रतीक में किया गया है कि प्रतीक के 8 प्रकार होते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि जो प्रतीक है उसके 8 प्रकार कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या बताया गया है और किस तरीके से जो है प्रतीक को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परंपरागत प्रतीक की। अब परंपरागत प्रतीक जो है वो क्या है
और उसके बारे में जानते हैं। ये वे प्रतीक जो परंपरा से चले आ रहे हैं, तो जो पहले से परंपरा से चलते आ रहे हैं। अब देखो, परंपरा का मतलब वो वाली परंपरा नहीं है जो हमने एडॉप्ट कर ली, वैसी वाली परंपरा नहीं। ये कैसी परंपरा की बात कर रहे हैं? परंपराओं में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे काव्य की बात कर रहे हैं, काव्य की संरचना में प्रतीकों की बात कर रहे हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग काव्य में पहले हुआ करता था, या जिन प्रतीकों का प्रयोग काव्य में पहले हुआ करता था, उन्हीं प्रतीकों की बात कर रहे हैं कि वो प्रतीक परंपरा से चले आ रहे हैं। जैसे कि क्या? जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि कलम के लिए सुंदरता, कलम के लिए जो है सुंदरता प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी सुंदरता के लिए आज भी आप किसी काव्य को उठाओगे, किसी भी काव्य को उठाओगे, तो कहीं ना कहीं किसी की सुंदरता के लिए, मैंने कहा ना, हर बार अगर किसी नारी की सुंदरता को प्रकट किया जाए तो कलम, फ्लावर का ही एग्जाम्पल दिया जाता है। अब भाई फ्लावर का ही क्यों दिया जाता है? क्यों फ्लावर को ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये परंपरा से चला आ रहा है, ये परंपरागत जो है प्रतीक है, जो पहले से ही, शुरू से ही किसी भी सुंदरता को प्रकट करने के लिए किसी फूल का ही, किसी पुष्प का ही प्रयोग जो है वो प्रतीक के रूप में किया जाता है। तो कलम जो है, यहाँ पर कलम जो है उसका जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, कलम बोल रही हूं मैं, कमल है यहाँ पर, कमल, ये गलत लिख दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो पुष्प की चर्चा कर रही हूं मैं, सही चर्चा कर रही हूं, वहां पे गलत लिख दिया। तो क्या है, कमल जो है, कमल जो है उसकी जो है यहाँ पर चर्चा की जा रही। तो कमल जो है उसकी सुंदरता की यहाँ पे बात की जा रही है कि उसकी सुंदरता कैसी है ना। तो यहाँ पर जब भी कहीं सुंदरता की बात आती है तो फटाफट कमल का जो उदाहरण है वो प्रतीक के रूप में ले लिया जाता है। तो आप अभी कितनी सारी संरचना हुई है, कितने सारे आचार्य आए हैं, कितने सारे व्याख्याकार आए हैं, रचनाएं लिखने वाले जो है आए हैं, रचनाकार आए हैं। तो उन सभी ने जब भी सुंदरता का प्रयोग किया, चाहे वो नारी की सुंदरता है, चाहे वो किसी भी चीज की सुंदरता का वर्णन करता है, जब वो, तो वो किसी फूल, फ्लावर का ही, किसी फूल पुष्प का ही जो है प्रतीक के रूप में जो है प्रयोग करता है। तो यहाँ पर कमल जो है वो हमेशा किसी की सुंदरता के लिए प्रतीक जो है रूप में लिया जाता है। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य के लिए तेजस्विता, तेजस्विता जो है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी तेजस्विता, इन चीजों की जब बात की जाती है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में जो है प्रतीक के रूप में सूर्य आ जाता है, कि सूर्य की ही चर्चा जो है यहाँ पे की जा रही है। तो इस तरीके से ये ऐसे शब्द है जो परंपरागत, जो हमारी परंपरा में रहे हैं और उन परंपरा से चलते हुए आ रहे हैं, और आज भी काव्य में उन्हीं प्रतीकों का जो प्रयोग है वो ढंग से किया जाता है, ताकि लोगों को कंफ्यूजन न रहे। क्योंकि जो भी जो पुराने लोग हैं, उन्होंने जो है जिन चीजों को जिस रूप में पढ़ा है, जिस रूप में हमें समझाया है, जिन प्रतीकों के रूप में हमें समझाया है, उन प्रतीकों का ही प्रयोग अगर हम अभी करेंगे तो हमें वो चीज जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए तो परंपरागत प्रतीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चर्चा करते हैं परंपरा मुक्त प्रतीक। अब परंपरा से मुक्त प्रतीक कौन कौन से हैं? देखो, शब्दों से ही कभी कभी हमारे काफी अर्थ निकल आते हैं। परंपरा मुक्त बोल रहे हैं तो आप लोगों को शब्द से ही उसके अर्थ का जो है बोध हो जाना चाहिए। तो यह प्रतीक जो है नवीनता के लिए हुए हैं, नवीनता, नई चीजों के लिए। जब परंपरा नहीं है तो परंपरा नहीं है, तो परंपरा से तो मुक्त है ना ये। तो क्या चीज की बात की गई होगी? नवीन चीजों की, नई चीजों की बात की गई होगी। प्रयोगवादी जो कवि हैं उन्होंने परंपरा से हटकर नए प्रतीकों को का जो है बहुत प्रयोग किया। तो परंपरा से वो बिल्कुल हट गए और उन्होंने नए प्रयोग लेकर आए, और नए नए जो है प्रयोगों को लेकर आए यहाँ पर, और उनकी चर्चा जो है यहाँ पर की हुई है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर देखें कि भोर का बावरा अहेरी, पहरी बिछाता है अलौकिक की लाल लाल कनिया। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा जो बता रखा है, इसमें क्या है, परंपरा से हटकर ही प्रतीक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो अहेरी है, जो अहेरी शब्द है, अहेरी शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। अब जैसे सूर्य के लिए मैंने आपको अभी बताया ना कि परंपरागत में सूर्य के लिए जो शब्द का प्रयोग काव्य में किया जाता था वो तेजस्विता जो प्रयोग था वो किया जाता था। लेकिन यहां पर क्या किया, परंपरा से बिल्कुल
अलग चले गए, नए ही जो है प्रयोगवादी जो कवि आए, उन्होंने नए ही नवीनता शब्दों का प्रयोग किया और प्रतीकों का प्रयोग किया यहाँ पर, जिसमें से क्या है, अहेरी शब्द का प्रयोग किया। और अहेरी शब्द किसको इंडिकेट करता है, सूर्य को इंडिकेट करता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये सूर्य को जो है इंडिकेट कर रहा है। यहां पर टाइप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अहेरी शब्द जो है सूर्य को इंडिकेट कर रहा है, तो इन्होंने परंपरा से बिल्कुल अलग करके नए शब्द का जो है यहां पर उद्घाटन कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है थर्ड पॉइंट हमारा, ध्यान से समझेंगे। व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व जो है प्रतीक। तो व्यक्तित्व जो प्रतीक है वो क्या है, तो यह प्रतीक कवि की निजी अनुभूति पर आधारित होता है। निजी अनुभूति मतलब जो कवि ने अपने जीवन में अनुभूतियां की है, जो उसको अपने लाइफ में एक्सपीरियंस हुए हैं, उन चीजों को जब वो व्यक्त करता है तो वो सब चीजें क्या होती है, व्यक्तिगत प्रतीक होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल 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 जलाही समाना, यह तत्कन्हे ज्ञानी। तो इस तरीके से जो है यहां पर क्या है, यहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है ये क्या है, व्यक्तिगत है, अपने व्यक्तित्व के जो अनुभव है, अपने जीवन में जो जो चीजों का अनुभव हुआ है, उन चीजों का वर्णन यहाँ पर जो है किया गया है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये पंक्तियां कहकर वो बताना चाह रहे हैं कि जो प्रभु है और जो प्रभु है और जो प्रेमी है, वो दोनों चीजों को इन्होंने अलग अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, अद्वैतवादी जो दृष्टि है उससे विभिन्न जो है प्रतीक जो है निर्माण जो है उनका हुआ है। तो अद्वैतवाद की जो बात है यहाँ पर वो भी कही गई है, यहाँ पर बताया गया है जो प्रभु है और प्रेमी है वो दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। इन चीजों की चर्चा भी यहाँ पर की गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आता है भावो आश्रित प्रतीक। तो भाव आश्रित प्रतीक जो है वो कौन से होते हैं, तो यह प्रतीक शब्द आश्रित ना रहकर, अब ये शब्दों पर आश्रित नहीं है, पर किस पर आश्रित है, ये भावों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। शब्दों पर आश्रित ना रहकर किस पर आश्रित रहते हैं, भावों पर आश्रित रहते हैं। तो छायावादी जो कवि हैं उन्होंने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से जो है प्रयोग किया है, छायावादी कवियों ने, ठीक है। तो छायावादी जो कवि थे वो क्या करते थे, भावनाओं पर ज्यादा बल देते थे, वो इतना शब्दों को इतना ध्यान नहीं देते थे, भावनाओं को ज्यादा ध्यान देते थे। तो छायावादी कवि कौन कौन से हैं, अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि वेरी इजी, ये कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है। आप हिंदी के स्टूडेंट्स, आपको छोटी मोटी चीजें तो खुद से भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने मास्टर कर रखी है तो मास्टर करने वाले स्टूडेंट्स को तो आई होप बहुत अच्छी तरीके से जो है छायावादी कवि जो है उनके नाम पता होंगे, है ना। तो मास्टर में पढ़ा होगा तो बताइए जरा कमेंट करके, जरा छायावादी कवियों के नाम लिख दीजिए, अगर नहीं आते ज्यादा तो 2 ही लिख दीजिए, ठीक है। और ज्यादा है भी नहीं, छायावादी कवि तो बहुत कम है, ज्यादा है भी नहीं है, ठीक है। तो उनका तो याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्याख्यात्मक प्रतीक। तो व्याख्यात्मक प्रतीक जो है वो क्या है, उसमें क्या बताए, इनका प्रयोग जो है गुणों अवगुणों आदि की विशेषताओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, गुण और अवगुण, मतलब गुणों को भी बताया जाता है और जो हमारे अवगुण है उनकी विशेषताओं को भी प्रकट यहां पर किया जाता है। और उन चीजों के लिए यहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, व्याख्यात्मक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर सिंह, सिंह सिंह कहा यहां पर, ठीक है। तो सिंह से क्या पता चलता है, ठीक है, सिंह से क्या पता चलता है, वीरता का पता चलता है कि वो तो बहुत वीर है, वो वीर पुरुष है बहुत ज्यादा, तो हम उसको सिंह कहकर संबोधित करते हैं यहां पर। तो इस तरीके से सिंह के द्वारा उसकी पूरी की पूरी व्याख्या हो गई कि वो क्या है, वीरता है उसके अंदर, ठीक है। अगर हमने गधा कह दिया, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया गधा, तो गधा कहकर हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब उसकी पूरी व्याख्या कर दी कि वो क्या है, मूर्ख है, ठीक है। उसके बाद जैसे गीदड़, अगर गीदड़ कहा तो गीदड़ से पूरी व्याख्या होगी
और व्याख्या के रूप में उसको प्रतीक के रूप में हम क्या कहेंगे, कायरता, कि इसके अंदर कायरता भरी हुई है क्योंकि ये रणभूमि से भाग जाता है। इसके भीतर क्या है, ये तो गीदड़ों की भांति जो है रणभूमि से भाग गया। इसका मतलब क्या है कि कायरता नजर आ रही है, कि कायरता है, जो भाग जाता है वो क्या है, कायर होता है। तो यहाँ पे कायरता नजर आ रही है, तो हमने क्या किया, कायरता शब्द का प्रयोग डायरेक्ट तो प्रयोग नहीं किया, हमने गीदड़ शब्द का प्रयोग किया, जो कि गीदड़ क्या है, उसके प्रतीक के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। आई होप आपको ये सब प्रतीक जो है वो समझ में आ रहे हैं कि कैसे हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, भावोत्प्रेक प्रतीक। अब भावोत्प्रेक प्रतीक जो है वो क्या है, भावों, भाव से, अब क्या है, इन प्रतीकों में भाव राग की प्रधानता होती है। मतलब इसमें क्या है, भाव भी होते हैं और साथ ही साथ राग भी होते हैं। जैसे कुछ गुनगुना रहे हो, कुछ काव्य है, कविता है, आप उसको गुनगुना रहे हो, गा रहे हो, गाने के साथ साथ आपकी भावनाएं भी उसके साथ है, तो भावोत्प्रेक प्रतीक जो है उसे कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, विचारोत्पादक प्रतीक। विचारोत्पादक, इसमें क्या है, वैचारिक तत्व प्रमुख होते हैं, विचारों को यहां पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब जैसे विचारों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ठीक है, वैचारिक तत्व के रूप में उभरेंगे। जैसे कि अगर मैं गांधी जी बोलूं तो आपके मन में एकदम से सवाल आ जाएगा, या मैं अहिंसा की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अहिंसा की बात करूंगी तो एकदम से गांधी जी का आ जाएगा ना विचार यहां पर। तो इसी तरीके से, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र किसका प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। तो हरिश्चंद्र, सत्य की बात अगर जहां पर होगी वहां पर डेफिनेटली हरिश्चंद्र की बात भी होगी, या जहां हरिश्चंद्र की बात होगी वहां सत्य तो जरूर होगा ही होगा। तो इस तरीके से विचार उत्पादक जो प्रतीक होते हैं वहां पे हमारे वैचारिक तत्व जो है वो निहित होता है, वैचारिक तत्व होते हैं कि जिन्होंने जिस चीज की वैचारिक तत्व जो है बताया है। जैसे हरिश्चंद्र ने सत्य के बारे में बताया है, सत्य में हरिश्चंद्र का डिस्कशन भी जरूर होगा। जैसे गांधीवाद की बात करूं, गांधी जी की बात करूं तो उन्होंने अहिंसा की बात की है, और अहिंसा की बात करूं तो गांधी जी जरूर जो है उनका जो विचार है या उनकी जो भावनाएं वो सब आ जाएगी। आप कहीं भी कोई भी रचनाएं उठाकर देख लो, कोई भी कहीं भी किसी भी साहित्य को उठाकर देख लो, तो जब भी अहिंसा की बात जहां आएगी तो गांधी जी का विचार ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाता है। फिर जैसे सावित्री की बात करें तो सावित्री की बात करें तो काफी पति जो है व्रता स्त्री थी, तो सावित्री जो है वो प्रतिव्रता स्त्री थी, नारी थी। तो उनकी बात अगर हम कहें तो सावित्री जो है शब्द वो अपने आप ही मुख पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वैचारिक तत्व होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग हम वैचारिक ढंग से जो है करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि प्रतीक जो है वो क्या है। बाकी बिम हम जब करेंगे ना तो आपको प्रतीक और अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाएगा, बट यहां पर आपको प्रतीक पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बिम का टॉपिक आई थिंक इससे पहले करते तो ज्यादा बेटर रहता, बट ठीक है, इतना हार्ड नहीं है बच्चों, इतना हार्ड नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर पढ़े, अब आगे है दार्शनिक जो प्रतीक। दार्शनिक प्रतीक क्या होता है, तो समझिए कि यह प्रतीक क्या होते हैं, गूढ़ होते हैं। तो यह प्रतीक कैसे होते हैं, गूढ़ होते हैं। और गूढ़ गूढ़ प्रतीक कैसे होते हैं, दार्शनिक जो सिद्धांत होते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में जो है, परिक्षेप में जो है उसमें क्या होता है, इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इन शब्दों का जो है प्रयोग किया जा रहा है किसमें, दार्शनिक प्रतीकों में किया जा रहा है। अब दार्शनिक में क्या है, गूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी आप जो शब्द होते हैं, है ना, गूढ़ शब्द जो होते हैं उनको जब हम ले लेंगे तो वो शब्द क्या होते हैं, बिल्कुल दार्शनिक होते हैं, जो उसके दक्षता को जो है दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दार्शनिक के द्वारा जो शब्दों का प्रयोग जो किया जाता है वो क्या होते हैं, बहुत ही गूढ़ होते हैं शब्द, जो वैसे ही एज इट इज जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं दार्शनिक प्रतीक। तो इस तरीके से सारे जो प्रतीक है वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। तो आपने भेद अच्छी तरीके से कर लिए, भेदों के साथ आपने जो है बाकी चीजों के बारे में पढ़ लिया, उनकी विशेषता पढ़ ली, प्रतीकों की विशेषता आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है हमारे डिस्कस सब हो चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रतीक जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको प्रतीक जो है वो समझ में नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं जरूर जैसे ही हमारा सिलेबस कवर अप होगा मैं उन टॉपिक्स को दोबारा उठाऊंगी जो टॉपिक्स आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ नहीं आए। ठीक है, तो मैं उनको इजी तरीके से समझाने की कोशिश आपको करूंगी।
ठीक है, तो आई होप आपको प्रतीक जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था कि कला के लिए ये जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक जो है वो कौन है, या प्रतिपादक उनका जो है किसने किया था। तो इसका आंसर है विक्टर कूजे। उसका आंसर है विक्टर कूजे। तो जिन्होंने ये आंसर, जिनको पता था या जिनको नहीं भी पता था, उन लोगों के लिए बता दूं, विक्टर कूजे जो है 1818 में जो है उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि कला कला के लिए है। तो इन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कभी समय मिलेगा तो जरूर इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अभी जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इसका आंसर तो ये था। ठीक है, तो विक्टर कूजे जो है उसका आंसर था 1818 में इन्होंने कला कला के लिए जो है सिद्धांत जो है वो दिया था। और यहाँ पे हमने प्रतीक की चर्चा भी अच्छे से कर ली है। तो आज का प्रश्न आपका क्या है वो देख लीजिए। आज का प्रश्न है कि द थ्री वॉइसेस ऑफ पोइट्री जो है ये किसकी रचना है। द थ्री वॉइसेस ऑफ पोइट्री किसकी रचना है। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, भारतीय काव्य शास्त्र भी, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी, और ये जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स है, ये जो सब बिंदु है, इनको भी, उपबिंदुओं को भी मैंने आप लोगों के सामने रखा था। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है, और आई होप आप लोगों को आता हो इसका आंसर, द थ्री वॉइसेस ऑफ पोइट्री। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। और जिन्होंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है स्क्रीन में, और यहाँ पर जो है आपको वेबसाइट भी मिल रही है। तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। बाकी जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप नई नई क्लासेस जो है मेरे साथ लगाते रहे। अभी तो सिलेबस काफी बचा है, आपको इजी रहेगा कि देखो एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं ना तो काफी हद तक हमारा जो बर्डन होता है ना वो जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो बर्डन आपका कम तभी होगा जब आप स्टडी एक बार शुरू कर देंगे, तो एक बार फ्लो बन जाता है, फिर वो फ्लो कंटिन्यू बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है अच्छी तरीके से वर्क हार्ड करें, अच्छी तरीके से स्टडी करें। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आपकी टीचर ऑलवेज आप लोगों के साथ है और आपकी हेल्प करेंगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मैं तो चाहती हूँ आप सभी भी जो है यूजीसी नेट जो है वो जल्दी से क्रैक कर लीजिए। ठीक है, तो फटाफट अभी हमारा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिम, और कल हम बिम के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रश्न लेकर आएंगे, प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो हमारी जो इकाई 3 है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों कमेंट्स करते हो, और ऐसे ही कमेंट्स भी करते रहिए। और अगर मेरे जो ये टॉपिक है अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, लाइक भी कर दीजिए, बटन ही तो दबाना है, कुछ भी नहीं करना, तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा ये बेनिफिट है आप लोगों का। ठीक है, और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और आई होप आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए बाय, राधे राधे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।